हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मौसम खराब है और लाइट यहाँ पे आ नहीं रही थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है आज का करंट अफेयर क्योंकि 2 और 3 अक्टूबर को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन पॉइंट्स पे हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पाटा ट्रेवल मार्ट ये क्या है, ये कल से चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही नोबेल पुरस्कार की बात करें तो चिकित्सा मेडिकल के फील्ड में इसकी घोषणा कल कर दी गई है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और R21 ये क्या है जो कि कल से चर्चा का केंद्र बना हुआ था, और साथ ही जानेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट हैं, नोबेल पुरस्कार मेडिकल फील्ड में और R21, इन दोनों से हम अपने साइंस के प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस पे आप अपनी पैनी नजर बनाए रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के बारे में, और हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में। यहां से कुछ ऐसे डेटा निकल के आए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे सिकेमोर गैप और दक्षिणी चीन सागर के बारे में। दक्षिणी चीन सागर तो पिछले एक हफ्ते से विवाद का केंद्र था, तो इसके बारे में हर उन पॉइंट को जानेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही सिक्किमोर गैप ये कल से चर्चा का केंद्र बना हुआ था, तो ये कहां पे है और क्या कारण था जो कि न्यूज में था, इसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहां से ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है कैसे हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ, और आज का प्रश्न भी ज्योग्राफी से रिलेट हो रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा सिक्किमोर गैप का संबंध निम्न में से किस देश से है? द रिसेंटली डिस्कस्ड सिक्किमोर गैप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जापान, इंग्लैंड और चाइना। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। साथ ही अगर आपको नहीं भी पता है तो आप एक गेस मारिए। अगर आपका आंसर सही हो जाता है तब तो अच्छी बात है, अगर गलत हो जाता है और आप सीरियस अपने हैं एग्जाम के लिए तो आप इसको गूगल जरूर करेंगे, और गूगल करने के बाद आप विश्वास रखिए सिक्किमोर गैप आप कभी नहीं भूलने वाले हैं कि ये किस देश में पड़ता है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें इसका राइट आंसर। चलिए शुरुआत करते हैं 2 अक्टूबर विशेष से। तो हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मनाते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। गांधी जी से रिलेटेड मैं जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन जो है कल तैयार किया था, तो वो आज आप लोग को शाम तक या तो दोपहर तक मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। साथ ही बता दें कि 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। अब बात करते हैं यूपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, और शुरुआत करते हैं प्रयागराज से। प्रयागराज में एयर शो का आयोजन किया जाएगा वायुसेना द्वारा, और कब किया जाएगा? 8 अक्टूबर को। तो कल के दिन जो है एयर मार्शल आरजी कपूर ने कहा कि राफेल लड़ाकू जेट सहित 100 से अधिक विमान भारतीय वायुसेना के 91 वर्ष, ध्यान दीजिएगा 91 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए, 91 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में अगले सप्ताह प्रयागराज में आयोजित होने वाले एयर शो का हिस्सा होंगे। इससे पहले जो एयर शो होता था वो हिंडन में होता था। हिंडन कहाँ आता है? हिंडन आता है गाजियाबाद में। अब प्रयागराज का चयन क्यों किया गया? तो देश में पहली बार किसी विमान ने वर्ष 1911 में प्रयागराज के नैनी से उड़ान भरी थी। और साथ ही बता दें कि प्रयागराज जो है भारत का केंद्र है, और भारतीय समय मतलब कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो नैनी से ही होकर गुजरता है, जिसे हम 82.5 डिग्री के रूप में जानते हैं। अगर आपको पता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से या फिर किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और असली करंट अफेयर पढ़ने का तरीका जो है ना वो यही होता है कि कोई भी फैक्ट आ रहा है आप उसको घुमा के कैसे अपने स्टैटिकल पोर्शन में जाते हैं। इसके अलावा बता दें कि प्रयागराज में ही मध्य वायु कमान का मुख्यालय है, और यही कारण है कि एयर शो के लिए प्रयागराज का चयन किया गया है। आगे बात करें, प्रयागराज के एयर शो में वायुसेना की सूर्य किरण और सारंग की टीमें जो है संगम के ऊपर करीब 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में प्रदर्शन करने वाली हैं। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में साइबर क्राइम थाना खोलने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी थानों में साइबर सेल यूनिट के गठन की भी बात कही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है।
देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में दिखे जाते हैं, तो आप इसको अपने करंट के नोट पॉइंट में जरूर मेंशन करें कि उत्तर प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा, 1 से 7 अक्टूबर तक। अब आगे बात करते हैं, गांधी जयंती के दिन पर दिव्यांगजनों को जो है देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र दिया गया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देश का पहला हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र है, किसके लिए है, दिव्यांगजनों के लिए है। कहां पे ये बनाया जा रहा है, ये ग्वालियर में बनाया जा रहा है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में आता है, और उसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे के अवसर पर उन्होंने घोषणा किया कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया जाएगा, साथ ही मुलुगु में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो अगर आपको पता है कि हल्दी उत्पादन में 3 शीर्ष भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चेक गणराज्य के प्राग में सड़क सुरक्षा पर केंद्रित 27वें विश्व सड़क कांग्रेस मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित किया। तो बहुत सिंपल सी न्यूज है, लेकिन आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट निकालना है वो ये निकालना है कि 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया, चेक गणराज्य में किया गया। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही नितिन गडकरी जी कहते हैं कि भारत ने अगले 3 से 4 वर्षों में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में विश्व का नंबर 1 विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य रखा है। आगे बात करें, हैदराबाद में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन शहरी विकास और राज्य नगर प्रशासन मंत्री तारक रामाराव ने किया। तो देश का पहला जो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है उसका उद्घाटन कहां पे किया गया, हैदराबाद में किया गया। हरियाणा सरकार ने पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए तक की बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान करने की घोषणा की है। अब बात करते हैं बिहार से। तो बिहार में जो जातिगत सर्वेक्षण चल रहा था वो कल जारी कर दिया गया है, और उसकी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में अगर हम ओबीसी की बात करें तो 27.12% है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे हम ईबीसी के रूप में जानते हैं उसकी आबादी की बात करें तो लगभग 36% है। बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी की बात करें तो 19.65% है, और अनुसूचित जनजाति 1.6% के आसपास है। सामान्य जनजाति की बात करें तो वहां बिहार में जो सामान्य जाति की जो आबादी है वो 15.5% के आसपास है, और रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि हिंदुओं की आबादी 81.99% है, जबकि मुस्लिम हिस्सेदारी 17.7% है। तो बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। आगे बात करते हैं, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स 2023 रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चला है कि तमिलनाडु में दर्ज पक्षियों की लगभग 110 प्रजातियां वर्तमान में देश भर में गिरावट की स्थिति का सामना कर रही हैं। आगे बात करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र की शुरुआत की गई है, और इस कार्यक्रम का विषय है कार्बन उत्सर्जन तेजी से और मिलकर काम करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूरोपीय संघ ने वर्ष 2030 तक पाम तेल आधारित जैव ईंधन के आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की तैनाती के हिस्से के रूप में फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, जिसे हम 1TS के रूप में जानते हैं, वहां आईएनएस तीर, आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस सारथी जहाज मलेशिया के पोर्ट क्लैंग पहुंचे हैं। तो देखिए आपको जो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकालना है ना कि पोर्ट क्लैंग कहाँ पे किस देश में आता है, तो ये मलेशिया में आता है। और अक्सर जो है ऐसे एग्जाम में प्रश्न देखे जाते हैं कि वो पोर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पोर्ट क्लैंग कहाँ पे है, मलेशिया में है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं को हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित मित्र देशों के साथ भारत के सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य और समुद्री संबंधों से अवगत कराना और दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। आगे बात करते हैं डिटेल में कि पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 क्या है और ये न्यूज में क्यों चल रहा था। तो न्यूज ये है कि भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में पाटा कहते हैं, ट्रैवल मार्ट 2023 के 46वें संस्करण का आयोजन करेगा। और यह कार्यक्रम प्रभावशाली प्रदर्शनी अंतरराष्ट्रीय सह कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली में 4 से 6 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। तो आपको ध्यान ये देना है कि पाटा का जो फुल फॉर्म है वो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन है, और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1951 में हुई थी। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बैंकॉक में है।
विश्व स्तर पर एक गैर लाभकारी संघ के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्रा पर्यटन के जिम्मेदार विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे बात करते हैं चिकित्सा क्षेत्र में वर्ष 2023 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया उसकी। तो न्यूज ये है कि चिकित्सा या शरीर विज्ञान क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से हंगरी मूल की अमेरिकी प्रोफेसर कातलीन कारिको और अमेरिका के प्रोफेसर ड्रीयू वाइजमैन को प्रदान किया गया। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि पुरस्कार तो पूछता ही है, साथ ही उनसे संबंधित देश भी पूछ लेता है। तो जो ये हमारी प्रोफेसर कातलीन कारिको हैं, इनका संबंध हंगरी से है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और अमेरिका के हैं प्रोफेसर ड्रू वाइजमैन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की जिसमें mRNA आधारित कोविड टीकों का निर्माण संभव हो सका। इस टेक्नोलॉजी पर वैश्विक महामारी से पहले प्रयोग चल रहा था, लेकिन अब यह विश्व में लाखों लोगों को दी जा चुकी है। आगे बात करते हैं, प्रोफेसर कारिको और प्रोफेसर वाइजमैन काफी लंबे समय से यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में काम कर रहे हैं। इन दोनों को अपने अनुसंधान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित लॉस्कर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। mRNA टेक्नोलॉजी पारंपरिक टीकों से अलग है। जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो ये तकनीक उस वायरस से लड़ने के लिए हमारी कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने का संदेश भेजती है। तो देखिए अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन जो है कनेक्ट करके बनाया जाता है। इससे हमारे प्रतिरोधक तंत्र को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है। और कोविड महामारी के दौरान मर्डाना, फाइजर और बायो एनटेक टीके mRNA तकनीक पर आधारित थे। अब आगे बात करते हैं R21 के बारे में कि ये क्या है। तो न्यूज ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया के टीके को मंजूरी दे दी है, जिससे दुनिया के दूसरे ऐसे टीके वैश्विक रोल आउट मार्ग प्रशस्त हो गया है। नोवावैक्स की सहायक तकनीकी का लाभ उठाते हुए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित R21 या मैट्रिक्स M कह लें मलेरिया वैक्सीन को WHO द्वारा उपयोग के लिए अनुशंसित किया गया है। तो ये R21 किससे रिलेटेड है? मलेरिया से है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। वर्तमान में वैक्सीन को घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो में उपयोग के लिए लाइसेंस दिया गया है। वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट और SII द्वारा यूरोपीय और विकासशील देशों के क्लिनिकल ट्रायल पार्टनरशिप, वेलकम ट्रस्ट और यूरोपीय निवेश बैंक के समर्थन से विकसित किया गया था। अब देखिए घाना, नाइजर, बुर्किना फासो, इनका संबंध जो है वो अफ्रीकी कंटिनेंट से है। और अफ्रीकी कंटिनेंट कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो आप इसको जरूर देखिएगा एक अपने मैप में। आगे बात करते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के रिपोर्ट के बारे में कि ये क्या है। तो न्यूज ये है कि अमेरिका स्थित एक निजी गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन के निष्कर्षों के अनुसार यातायात गति के मामले में दुनिया के 10 सबसे धीमे शहरों में से 3 भारत में हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्पीड इंडेक्स पर महाराष्ट्र का भिवंडी, कोलकाता और बिहार का आरा दुनिया के 10 सबसे धीमे शहरों में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, इसको आप अपने नोट पॉइंट पे जरूर मेंशन करें। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा आयोजित अध्ययन में 152 देशों से के 1200 से अधिक शहरों को शामिल किया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम भीड़ भाड़ वाली गति वाले 10 शहरों में 9 बांग्लादेश, भारत और नाइजीरिया में स्थित है। आगे बात करें, स्पीड इंडेक्स पर दुनिया के 20 सबसे धीमी शहरों में भिवंडी 5वें स्थान पे है। उसके बाद कोलकाता 6वें स्थान पे है, आरा 7वें स्थान पर और मुंबई 13वें स्थान पर, आइजोल 18वें, बेंगलुरु 19वें और शिलांग 20वें स्थान पे है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भीड़ भाड़ वाली, अगर हम मतलब कि स्पीड इंडेक्स के अनुसार भिवंडी जो है भारत के अनुसार शीर्ष स्थान पर होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा सबसे धीमे शहरों में। और यातायात भीड़ भाड़ मापदंडों के आधार की बात करें तो बेंगलुरु दुनिया के शीर्ष 20 भीड़ भाड़ वाले शहरों में 8वें स्थान पर है और इसके बाद मुंबई 13वें और दिल्ली 20वें स्थान पे है। तो ऐसे फैक्ट जो है एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि हमारे 3 सबसे अधिक आबादी वाले देशों भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के लिए क्रमशः 173, 121वां और 29 शहरों में 66 मिलियन, 57 मिलियन और 13 मिलियन यात्रा का उदाहरण एकत्र किया गया था इस रिपोर्ट में।
अब आगे बात करते हैं स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में कि ये क्यों न्यूज में था। तो न्यूज ये है कि विश्व बैंक के सांख्यिकी प्रदर्शन संकेतक एसपीआई के संकलन में वर्ष 2019 में 174 देशों में भारत को 67वां 67 स्थान दिया गया है। विश्व बैंक 174 देशों में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एसपीआई संकलित करता है और एसपीआई प्रदर्शन के 5 आयामों के मूल्यांकन पर आधारित है। अब वो 5 आयाम कौन कौन से हैं? डेटा यूज, डेटा सर्विस, डेटा प्रोडक्ट, डेटा सोर्स और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको आप ध्यान रखिए रहेगा। नवीनतम उपलब्ध स्कोर वर्ष 2019 से है, मतलब कि ये जो डेटा दिया गया है ये वर्ष 2019 से डेटा लिया गया है और इन स्कोरों के अनुसार भारत का समग्र एसपीआई स्कोर 70.4 है, जो इसे मूल्यांकन किए गए 174 देशों में 67वें रैंक पर रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा इसका स्थान, आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं सिकेमोर गैप के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि इंग्लैंड में एक 300 साल पुराना पेड़ जो अपनी सुंदरता और अद्वितीय स्थान के लिए प्रसिद्ध था, एक किशोर लड़के द्वारा काट दिया गया, जिसे जानबूझकर की गई बर्बरता के रूप में देखा जा रहा है और परिणाम स्वरूप इसके जांच की शुरुआत हुई और लड़के की गिरफ्तारी तय की गई। तो सिकमोर गैप कहां पे है? इंग्लैंड में है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। गूलर का पेड़ हेड्रियन वॉल में एक अंतराल पर 2 पहाड़ियों के बीच खाई में स्थित था। ये आप इमेज में देख रहे होंगे, एक पुरानी पत्थर की संरचना जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच की सीमा के पास उत्तरी इंग्लैंड में है। तो सिकमोर गैप का संबंध कहां पे है, कहां से है? इंग्लैंड से है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं, जब यहाँ पे हेड्रियन वॉल की आ गई है तो ये क्या है? हेड्रियन वॉल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है, जिसे रोमन साम्राज्य की सीमाएं कहा जाता है और यह यूके और जर्मनी में पाई जाती है। तो इसलिए भी ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे बात करते हैं दक्षिणी चीन सागर न्यूज में क्यों चल रहा था। तो न्यूज ये है कि हाल ही में चीन द्वारा दक्षिणी चीन सागर के स्कारबोरा शोल के पास बैरिकेड लगाने के बाद से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। चीन फिलीपींस वर्ष 2012 से शोल के क्षेत्रीय दावे को लेकर खींचातान में उलझे हुए हैं। दक्षिणी चीन सागर की बात करें तो दक्षिणी चीन सागर में जिन जिन देशों की सीमाएं लगती हैं उसमें ब्रुनेई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम देश शामिल हैं। संयुक्त राज्य ऊर्जा सूचना एजेंसी के अनुमान के अनुसार दक्षिणी चीन सागर के नीचे 11 अरब बैरल तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस जमा है। दक्षिणी चीन सागर समुद्री मछली पकड़ने के लिए समृद्ध मैदानों का एक घर है, जो पूरे क्षेत्र के लाखों लोगों की आय का प्रमुख स्रोत भी है। तो आइए इसको हम देखते हैं मैप में कि दक्षिणी चीन सागर कहाँ पे है। तो आप ये देख रहे हैं, ये चाइना है और ये पूरा जो है ये साउथ चाइना सी कहलाता है। अब इससे जो सटे हुए देश है उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है और आपका जो है ब्रुनेई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम है। ये मैप में अच्छे से नहीं शो हो पा रहा था क्योंकि बड़े छोटे छोटे लिखे हुए हैं, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये तो रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर। अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा है तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आज के दिन ही हम महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देने वाले हैं, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।